जानवरों के बिना एक जंगल। बादशाह अकबर को शिकार का बहुत शौक था। जब भी दरबार में काम का अधिक दबाव होता तो वह सेवानिवृत्त हो जाते और राजधानी से बाहर जंगल में कुछ समय बिताने, जानवरों का पीछा करने और उनका शिकार करने के लिए चले जाते। सैकड़ों आदमी ढोल बजाते हुए जंगल के एक हिस्से को घेर लेते थे और जानवरों को सम्राट की ओर ले जाते थे। अकबर अपने हाथी की पीठ पर सुरक्षित बैठकर उनका शिकार करता था। वह अपने भाले या धनुष बाण से जानवरों पर गोली चलाता था। अकबर एक ही दिन में कई जानवरों को मार डालता था। जब बाकी लोग बादशाह की निशानेबाजी की प्रशंसा करते तो बीरबल चुप रहते। उसे सम्राट का बिना सोचे समझे जानवरों को मारना पसंद नहीं था। उन्हें उन जानवरों पर दया आती थी जो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और इंसान हमेशा ऐसे असहाय जानवरों को मारने में आनंद लेते थे। बीरबल को अकबर के साथ शिकार पर जाना पसंद नहीं था, लेकिन अकबर हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि बीरबल भी उनके साथ शिकार के लिए चलें। एक दिन अकबर अपने हाथी पर सवार होकर जंगल में जा रहा था। बीरबल दूसरे हाथी पर सवार थे। अकबर हमेशा की तरह शिकार कर रहे थे और उन्होंने बीरबल को भी साथ आने का आदेश दिया था। इस बार बीरबल को एक युक्ति सूझी। अचानक अकबर ने देखा कि बीरबल अपने हाथी से उतर गया है। बीरबल कहाँ है? अकबर ने अपने अंगरक्षक से पूछा। अंगरक्षक ने अपनी उंगली एक पेड़ की ओर इंगित की। वह वहां एक पेड़ के नीचे खड़ा है, महाराज, अंगरक्षक ने कहा। वह पेड़ पर क्या देख रहा है? अकबर से पूछा। ऐसा लगता है कि वह पक्षियों को देख रहा है। बीरबल यहाँ आओ, अकबर ने कहा। जब बीरबल आए तो बादशाह ने उनसे पूछा, तुम पेड़ पर क्या देख रहे थे? पक्षियों को, महाराज, बीरबल ने उत्तर दिया। मैं पक्षियों की आवाज सुन रहा था। खैर, पक्षियों ने क्या कहा? लो, अकबर हंसने लगे। उसने पूछा। वे मुझसे बात नहीं कर रहे थे, बीरबल ने कहा। वे आपसे बात कर रहे थे, आपस में। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वे कोई बहुत दिलचस्प बात कर रहे थे। बिल्कुल महामहिम, बीरबल ने कहा। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे किस बारे में बात कर रहे थे? अकबर से पूछा। बीरबल ने कहा, दोनों पक्षियों में से एक का बेटा है और दूसरे का बेटी है। नर पक्षी का पिता मादा पक्षी के पिता से दहेज के रूप में जंगल की मांग कर रहा था। एक जंगल? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। पक्षी भी दहेज मांगते हैं और वह भी जंगल? कभी नहीं सुना। अकबर और बाकी सभी लोग हंसने लगे। अकबर ने पूछा, तो क्या दूसरा पक्षी जंगल देने को तैयार हो गया? हाँ, लेकिन नर पक्षी के पिता ने मना कर दिया, बीरबल ने उत्तर दिया। नर पक्षी के पिता ने उस जंगल को लेने से इनकार क्यों कर दिया जिसे मादा पक्षी के पिता दहेज के रूप में देने के लिए सहमत हुए थे? क्योंकि नर पक्षी का पिता सभी प्रकार के जानवरों से रहित जंगल की मांग कर रहा था। जानवरों के बिना जंगल कैसे हो सकता है? अकबर से पूछा। यह एक असामान्य मांग। कम से कम मुझे ऐसे किसी जंगल की जानकारी नहीं है जो बिना हो जानवरों, बीरबल ने कहा। लेकिन बहुत दिलचस्प बात यह है कि मादा पक्षी का पिता भी इसके लिए सहमत हो गया। लेकिन उसे ऐसा जंगल कहाँ मिलेगा? अकबर से पूछा। बीरबल ने कहा, यह जंगल, महाराज, और कोई नहीं। तुम्हारा मतलब है यह जंगल? अकबर से पूछा। लेकिन यह सभी प्रकार के जानवरों से भरा हुआ है। प्रकार? जो हुक्म मेरे आका, बीरबल ने कहा। यह जंगल जानवरों से भरा है, लेकिन मादा पक्षी के पिता ने कहा कि बहुत जल्द यह जंगल सभी जानवरों से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा, यह सम्राट की जानवरों की निर्दयतापूर्वक हत्या के परिणामस्वरूप होगा। जल्द ही एक दिन आएगा जब इस जंगल में एक भी जानवर नहीं बचेगा।
अकबर के हाथी के आसपास जमा हुए अन्य लोग हंसने लगे। हालांकि सम्राट गंभीर हो गए। अकबर ने कहा, अब मैं समझ गया कि बीरबल तुम क्या कहना चाहते हो। आप मुझे जानवरों को मारना बंद करने के लिए नहीं कह सकते थे, और इसलिए आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए यह तरीका अपनाया। बीरबल चुप हो गए। अकबर के दरबारी और अन्य लोग भी चुप हो गए। उन्होंने सोचा कि बीरबल को शिकार बंद करने का सुझाव देने के कारण बादशाह निश्चित ही उससे बहुत नाखुश हो जाएंगे। लेकिन सभी की उम्मीदों के विपरीत सम्राट मुस्कुराए और बोले, चलो घर वापस चलते हैं। मुझे अब शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब मुझे लगता है कि मैं बेकार जानवरों को मार रहा था। इन बेचारे जानवरों को अब जंगल में खुशी से रहने दो। बादशाह को यह जानकर खुशी हुई कि उनके दरबारी बीरबल के मन में जानवरों के प्रति भी प्रेम और दया है। 304 एक दरबारी का चित्र। एक बार सम्राट ने अपने दरबारियों के चित्रों की एक प्रदर्शनी आयोजित करने का निर्णय लिया। सम्राट ने चित्रों को प्रदर्शनी हॉल में स्थायी प्रदर्शन के रूप में रखने का भी निर्णय लिया ताकि आगंतुक उन्हें देख सकें। दरबारियों को यह विचार पसंद आया। हर कोई अधिक से अधिक लोकप्रिय बनना चाहता था। कुछ दरबारी यह सोचकर रोमांचित थे कि यह उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए उन्हें पुरस्कृत करने का सम्राट का तरीका था। एक दरबारी ने कहा, अब लोग हमें हमेशा याद रखेंगे। एक अन्य दरबारी ने कहा, अब हम मशहूर हो जाएंगे। अन्य सभी दरबारियों ने सिर हिलाया। वे सभी बहुत खुश थे। यह विचार काफी उत्साहवर्धक था। फिर दरबारियों ने कुछ कलाकारों को उनके चित्र बनाने के लिए नियुक्त किया। लेकिन एक दरबारी ऐसा भी था जो लोगों को उनके वाजिब हक से वंचित करके धोखा देना पसंद करता था। उस कंजूस ने अपना चित्र बनाने के लिए एक कलाकार को भी लगा दिया। उसने कलाकार को कुछ सोने के सिक्के देने का वादा किया, लेकिन उसकी योजना खराब थी। कलाकार ने उत्कृष्ट कार्य करने और उस दरबारी का बहुत अच्छा चित्र बनाने के लिए कई दिनों और रातों तक कड़ी मेहनत की। वह एक अच्छे कलाकार थे। उन्हें अपने काम के लिए अच्छे पारिश्रमिक की उम्मीद थी, कम से कम वादे किए गए 20 स्वर्ण सिक्कों से थोड़ा अधिक। लेकिन दरबारी अपनी कंजूसी के कारण कलाकार को उसका वाजिब हक भी देने को तैयार नहीं था। चूंकि दरबारी ने कलाकार को धोखा देने की योजना बनाई थी, वह उसके चित्र में कोई दोष निकालना चाहता था। उसने जानबूझकर कलाकार के साथ दुर्व्यवहार किया ताकि उससे झगड़ा किया जा सके। लेकिन कलाकार पर सद्बुद्धि हावी रही और कुछ भी बुरा नहीं हुआ। लेकिन दरबारी ने बहुत खराब चित्र बनाने के लिए कलाकार की आलोचना शुरू कर दी। कलाकार को अब दुख हुआ। वह एक निपुण कलाकार थे। लोग उन्हें उनकी पेंटिंग्स पसंद थीं, लेकिन यह दरबारी उनके काम की बुरी तरह आलोचना कर रहा था। कलाकार लगभग रो पड़ा। उन्होंने अपने काम में जी जान लगा दी थी। तुमने मेरी तस्वीर खराब कर दी है, और यही कारण है कि मैं तुम्हें एक भी सोने का सिक्का नहीं दे सकता, दरबारी ने कहा और उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया। कलाकार को खोया हुआ महसूस हुआ। दरबारी एक साधन संपन्न व्यक्ति था। उनके जैसा घटिया कलाकार उनके खिलाफ क्या कर सकता था। वह यमुना नदी के तट पर बैठ गए और रोने लगे। हुआ यूं कि बीरबल को इस कलाकार के बारे में पता चल गया। उन्होंने उसे बुलाया। जब कलाकार आया तो बीरबल ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। कलाकार ने बीरबल को बताया कि कैसे उस दरबारी ने उसका वाजिब हक छीन लिया, जिसका चित्र उसने इतनी सावधानी और दर्द से बनाया था। बीरबल ने कलाकार से घोड़े के सिर वाला दरबारी का एक और चित्र बनाने को कहा। बीरबल ने कलाकार से यह भी कहा कि जिस दरबारी का चित्र उसने बनाया है, उसे क्या बताना चाहिए। बीरबल की सलाह के अनुसार कलाकार ने दरबारी का एक और चित्र बनाना शुरू कर दिया।
उसने दरबारी का एक चित्र बनाया जिसमें वह घोड़े जैसा लग रहा था। फिर उसने वह चित्र दरबारी को दिखाया। कलाकार ने कहा, मैं इस चित्र को प्रदर्शनी हॉल में लटकाऊंगा। आप इस चित्र में बहुत प्रभावशाली लग रहे हैं। दरबारी ने चित्र को ध्यान से देखा और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वह उस चित्र में लगभग घोड़े जैसा दिख रहा था। दरबारी इसे लेकर बहुत असहज हो गया। उन्हें इस बात का अच्छी तरह से एहसास था कि कलाकार के पास किसी भी तरीके से अपना चित्र बनाने के लिए स्की है। वह यह भी जानता था कि कलाकार ने उसकी प्रतिष्ठा कम करने के लिए ऐसा किया है। ठीक है, अब मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मेरी पहली तस्वीर उससे कहीं बेहतर थी। यह वाला, दरबारी ने कहा। वह मुस्कुराया और कलाकार को सौंप दिया टीआई पूरी रकम जिसका उसने उससे वादा किया था। कलाकार बहुत खुश हुआ। इस चित्र को प्रदर्शनी हॉल में प्रदर्शित न करें, दरबारी ने कहा। चिंता मत करो, मैं इसे नष्ट कर दूंगा, कलाकार ने कहा। कलाकार ने बीरबल से दोबारा मुलाकात की और इस मामले में उनके सहयोग और सलाह के लिए आभार व्यक्त किया। 16 बीरबल्स खिचड़ी। एक दिन बीरबल और अकबर महल के सामने टहल रहे थे। वह ठिठुरन भरी सर्दी के मौसम की दोपहर का समय था। अचानक एक ब्राह्मण फटे पुराने कपड़े पहने, हाथ जोड़े उनके पास आया। आप क्या चाहते हैं? अकबर से पूछा। महाराज, कृपया मेरी मदद करें, ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया। मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मुझे अधिक कमाने के लिए कोई अच्छा काम नहीं मिलता है। मैं जो थोड़ा पैसा कमाता हूं, उसे पूरी तरह से खाने पर खर्च कर देता हूं। अब मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए 1000 सोने के सिक्कों की जरूरत है। हम कुछ गहने देने का इरादा रखते हैं। हमें अपनी इकलौती संतान अपनी बेटी के लिए गहने के अलावा कपड़े और बर्तन भी खरीदने होंगे। हमें अपने घर में भोजन के लिए कुछ लोगों को आमंत्रित करना होगा और इसलिए हमें तेल, आटा, सब्जियां और मसाले भी खरीदने होंगे। देखो, जब तुम्हारे पास पैसे ही नहीं हैं, तो तुम अपनी बेटी को गहने क्यों देना चाहते हो? जब तुम अपने परिवार के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद सकते, तो तुम दूसरे लोगों को पार्टी देने का सपना क्यों देखते हो? सम्राट से पूछा। यह मेरी जीवन भर की महत्वाकांक्षा है, महामहिम, ब्राह्मण ने कहा। मैं एक गरीब पिता हूँ, लेकिन मेरा भी अपने इकलौते बच्चे की शादी के लिए कुछ पैसे खर्च करने का सपना है। अगर आप मुझे पैसे कमाने का मौका देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। मुझे अभी बहुत कुछ चाहिए मेरी बेटी की शादी के लिए। ठीक है, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं अर्जित करने का अवसर देता हूँ, सम्राट ने कहा। तुम इस बगीचे में झील के ठंडे पानी में जाकर खड़े हो जाओ। कल सूर्योदय के बाद ही तुम पानी से बाहर आओगे। बीरबल चिंतित हो गए। उसे बुरा लगा कि सम्राट गरीब ब्राह्मण के प्रति कुछ अधिक ही कठोर हो गया है। वह पूरी रात पुराने पानी में खड़ा नहीं रह पाएगा और निश्चित ही मर जाएगा। लेकिन अब ब्राह्मण खुश लग रहा था। वह रक्षकों के साथ झील की ओर गया और उसके ठंडे पानी में प्रवेश कर गया। एक पहरेदार ने बीरबल से कहा, ब्राह्मण अत्यधिक ठंड से मर जाएगा, सर। मुझे नहीं पता, बीरबल ने कहा। शायद वह दिमाग से बहुत मजबूत है, लेकिन उसकी सफलता की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगले दिन उन सभी की खुशी की बात यह थी कि ब्राह्मण जीवित था और मुस्कुरा रहा था। सूरज पहले ही उग चुका था। ब्राह्मण झील के ठंडे पानी से बाहर आया सफल और विजयी। आपने एक असंभव कार्य को कैसे संभव बना दिया? सम्राट ने पूछा। यह एक कठिन काम था। आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है। मुझे इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। क्या आप मुझे अपना रहस्य बता सकते हैं? ब्राह्मण ने कहा, इसमें कुछ भी रहस्य नहीं है, महाराज।
मैं सफलता पाने के लिए कृत संकल्प था। मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने ठंडे पानी में रात कैसे बिताई, अकबर ने कहा। मैं महल की रोशनी को देखता रहा। अच्छा ऐसा है, अकबर ने कहा, तो आपको मेरे महल की रोशनी से वह सारी गर्मी मिल गई जिसकी आपको आवश्यकता थी और ठंडे पानी की ठंड महसूस नहीं हुई और 49 पार कर गए। वाह! 10 + 50 + 1 100 + 450 + 100 + 180 + 300 430 26989 30 1100 + 4000 50 + 150 + 200 + 450 3। रात बहुत आराम से बिताई। खैर, उस स्थिति में मैं तुम्हें कोई इनाम नहीं दे सकता। आप घर जा सकते हैं। यह सुनकर वार्ड ब्राह्मण हैरान रह गया। सर्द रात में झील के किनारे खड़े एक आदमी को 100 गज की दूरी पर कुछ रोशनियां कैसे गर्माहट भेजती हैं। अकबर को तो बस बहाना चाहिए था। यह उसके लिए बहुत ही निर्दयी था कि उसने ब्राह्मण को वादा की गई राशि से वंचित कर दिया। अकबर ने उसकी ओर पीठ कर ली और अपने महल की ओर चला गया। गार्ड असहाय होकर एक दूसरे का मुंह देखते रहे। बीरबल ब्राह्मण के बारे में गहराई से सोचते हुए घर वापस चले गए। अगले दिन बीरबल बादशाह के पास गए और कहा, अब मैंने खिचड़ी पकाना सीख लिया है। कृपया कल मेरे निवास पर आए और खाएं। मेरी विशेष खिचड़ी का स्वाद। अकबर खुश थे कि बीरबल ने उन्हें दोपहर के भोजन की पार्टी में आमंत्रित किया था। अगले दिन अकबर बीरबल के घर पहुंचे। उनके साथ उनके दरबारी भी थे। बीरबल ने फूल चढ़ाकर उनका स्वागत किया, जबकि उनके सेवकों ने उन पर सुगंधित पानी छिड़का। उन्होंने सुसज्जित एक बड़े हॉल में ले जाया गया, मुलायम तकियों और गद्दों के साथ। नौकर बड़े हाथ वाले पंखे लेकर खड़े थे। अकबर हर समय मुस्कुरा रहे थे। उन्हें खुशी हुई कि बीरबल ने उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। 2 घंटे बीत चुके थे और बीरबल के घर से किसी ने भी उन्हें एक गिलास सादा पानी तक नहीं दिया। अकबर भूखा भी था और प्यासा भी। बीरबल कहाँ है? सम्राट ने पूछा। बाहर बगीचे में, नौकर ने उत्तर दिया। जब मैंने तुमसे 1 घंटे पहले पूछा था तो तुमने मुझे वही उत्तर दिया था, अकबर ने कहा। वह वहां बगीचे में क्या कर रहा है? क्षमा करें महामहिम, नौकर ने कहा, वह तो हिचकी बनाने में व्यस्त है। अकबर बहुत क्रोधित हुआ। वह नौकरों पर चिल्लाते हुए खड़ा हो गया। क्षमा करें महाराज, एक नौकर ने कहा, हमने तुम्हें बिल्कुल सच बताया है। यह सच है कि वह बगीचे में खिचड़ी पकाने में व्यस्त है। हमें उसके पास ले चलो, अकबर ने आदेश दिया। नौकर बादशाह और दरबारियों को बीरबल के कमरे में ले गए। वहां बीरबल एक ताड़ के पेड़ के नीचे टहनियां और लकड़ियां आग में डाल रहा था। तुम्हारी खिचड़ी कहाँ है? अकबर से पूछा। बीरबल खड़े हो गए और चुपचाप अपनी उंगली ऊपर की ओर दिखाई। पेड़। ऊंचे ताड़ के पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन लटक रहा था। अकबर और सभी दरबारियों ने बर्तन देखने के लिए अपनी गर्दनें ऊपर उठाईं। यह क्या है? अकबर क्रोध से पागल हो गया था। हम भूखे हैं और आप हमें इस ऊंचे पेड़ पर बंधा हुआ एक बड़ा बर्तन दिखा रहे हैं। मुझे क्षमा करें महामहिम, बीरबल ने कहा। मुझे लगता है कि आपको कुछ और समय इंतजार करना होगा। मैंने चावल, दालें, प्याज और लहसुन सभी बर्तन में डाल दिए हैं। कृपया स्वयं देखें कि मैं आग में बहुत सारी जलाऊ लकड़ी और टहनियां डाल रहा हूं। लेकिन मैं पता नहीं इतना समय क्यों लग रहा है। बर्तन और आग के बीच लगभग 10 गज का अंतर है, अकबर ने कहा। इतनी ऊंचाई, पेड़ पर लटके बर्तन तक गर्मी कैसे पहुंच सकती है? बीरबल ने कहा, मुझे लगता है कि जमीन पर आग की गर्मी बर्तन तक पहुंच रही है। तुम बेतुकी बात कर रहे हो,
अकबर गुस्से से चिल्लाया। क्षमा करें महामहिम, बीरबल ने कहा। यदि ठंडे पानी में खड़ा एक गरीब ब्राह्मण महल में कम से कम 100 गज की दूरी पर जल रही रोशनी से गर्मी प्राप्त कर सकता है, तो यह बर्तन भी 10 गज की दूरी पर जल रही आग से गर्मी प्राप्त कर सकता है केवल। अब मैं आपकी बात समझ गया, बीरबल बादशाह ने कहा। मुझे उस गरीब ब्राह्मण के प्रति क्रूर नहीं होना चाहिए था। मुझे वास्तव में बहुत खेद है। मैं ब्राह्मण को 2000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा करता हूं। उसे मेरे पास भेज दो। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि आपने मुझे होश में लाया है। बीरबल खुश थे कि ब्राह्मण को उसका इनाम मिलेगा, जिसे सम्राट ने स्वयं दोगुना करके 2000 सोने के सिक्के कर दिया है। बीरबल ने कहा, कृपया मेरे साथ घर के अंदर आइए। मैंने आपके भोजन की व्यवस्था कर दी है। बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन हैं और खींचो भी। वे सभी हंसे और दोपहर के भोजन के लिए बीरबल के पीछे पीछे उसके घर में चले गए। नियत दिन पर सभी व्यापारी अपने घी के पात्र लेकर सम्राट के दरबार में आए। बीरबल ने आरोपी व्यापारी के कंटेनर की सावधानी पूर्वक जांच की। उन्होंने पाया कि घी की मात्रा कम हो गई है। जब उन्होंने इस बारे में पूछताछ की तो आरोपी व्यापारी ने कहा, महाराज, घी गर्म होने के कारण इसकी मात्रा कम हो गई है। क्या ऐसा है? तो उस स्थिति में मैं अन्य घी के डिब्बों की भी जांच करूंगा, बीरबल ने उत्तर दिया। बीरबल अंदर गए और अपने सेवक से कहा, अभियुक्त के घर जाओ और उसके बेटे से कहो कि वह सोने का सिक्का लेकर दरबार में आए। उसके पिता को घी के बर्तन में मिला था। जल्द ही आरोपी व्यापारी का बेटा सोने का सिक्का लेकर अदालत में आया। बीरबल ने उससे पूछा, घी के डिब्बे में बाकी 5 सोने के सिक्के कहाँ हैं? बेटे ने उत्तर दिया, हमें कंटेनर में केवल 1 सोने का सिक्का मिला, 5 नहीं। बेटे की बात सुनकर बीरबल आरोपी व्यापारी की ओर मुड़े और बोले, यदि तुम मुझे 1 सोने के सिक्के के लिए धोखा दे सकते हो तो बहुत संभव है कि तुमने वादी को भी धोखा दिया हो। इस संबंध में तुम्हें क्या कहना है? व्यापारी के पास अपना अपराध स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने बीरबल के सामने घुटने टेक दिए, उससे माफी मांगी और सभी 1000 सोने के सिक्के वादी को लौटा दिए और 1 सोने का सिक्का बीरबल को लौटा दिया जो उसने कंटेनर से चुरा लिया था। 5648, 18043, 18। सम्राट का सपना। एक रात बादशाह अकबर ने सपना देखा कि एक को छोड़कर उसके सभी दांत टूट गए हैं। अगली सुबह उसने राज्य के सभी ज्योतिषियों को अपने दरबार में बुलाया। उसने उन्हें अपने अजीब सपने के बारे में बताया और उनसे इसका अर्थ पूछा। ज्योतिषियों ने आपस में सम्राट के स्वप्न की चर्चा की। खुद और अंत में कहा, महाराज, आपके सपने का मतलब यही है। आपके रिश्तेदार आपसे पहले मर जाएंगे। बादशाह ज्योतिषियों पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने उन्हें दरबार से बाहर जाने के लिए कहा और बीरबल से अपने सपने का अर्थ बताने को कहा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, महाराज, आपका सपना निश्चित रूप से बहुत शुभ अर्थ रखता है। इसका मतलब है कि आप अपने सभी रिश्तेदारों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहेंगे। बादशाह बीरबल की चतुराई से अपने सपने की व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। उसने उसे खूब इनाम दिया। 19। कवि और अमीर आदमी। एक दिन एक कवि एक धनी व्यक्ति से मिलने गया। वहां उन्होंने उसे कई कविताएं सुनाई और आशा की कि धनी व्यक्ति उसे अच्छा इनाम देगा। लेकिन वह धनी व्यक्ति बड़ा कंजूस था। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय कवि, मैं आपकी कविताओं से बहुत प्रसन्न हूं। कृपया कल आएं, मैं आपको सचमुच खुश कर दूंगा। अगले दिन अच्छा इनाम पाने की आशा में कवि खुशी खुशी घर चला गया।
अगले दिन वह उस धनी व्यक्ति के यहाँ गया। वहां धनी व्यक्ति ने कहा, माननीय कवि, जैसे आपने अपनी कविताएं सुनाकर मुझे प्रसन्न किया है, मैंने भी आज आपको आमंत्रित करके आपको प्रसन्न किया है। जैसे आपने मुझे कुछ नहीं दिया, वैसे ही आपको भी कुछ नहीं मिला। अब क्या यह हमें एक समान नहीं बनाता? बोझ 178, 188, 300। कवि बहुत निराश हुआ। उन्होंने अपने एक करीबी दोस्त को पूरी कहानी बताई। उसके मित्र ने यह बात बीरबल को बताई। कहानी सुनकर बीरबल ने कहा, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तुम उस अमीर आदमी से दोस्ती करो और उसे दोपहर के भोजन के लिए अपने घर पर आमंत्रित करो। साथ ही अपने कवि मित्र को भी आमंत्रित करो। मैं खुद भी वहां रहूंगा। कुछ दिनों बाद बीरबल की योजना के अनुसार कवि के मित्र के घर पर दोपहर के भोजन का कार्यक्रम रखा गया। जैसा कि पहले ही तय हो चुका था, अमीर आदमी निश्चित समय पर दोपहर के भोजन के लिए आ गया। उस समय बीरबल, कवि और कुछ अन्य मित्र आपस में बातें कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन दोपहर का भोजन नहीं परोसा गया। मेहमान आपस में बातें करने में व्यस्त थे। आखिरकार अमीर आदमी ने अपना धैर्य खो दिया और कहा, दोपहर के भोजन का समय हो चुका है। क्या हम यहाँ दोपहर के भोजन के लिए नहीं आए हैं? दोपहर का भोजन? कैसा दोपहर का भोजन? बीरबल ने पूछा। अमीर आदमी ने गुस्से में कहा, वाट लंच से आपका क्या मतलब है? क्या हम यहाँ लंच के लिए इकट्ठा नहीं हुए थे? बीरबल ने उत्तर दिया, दोपहर के भोजन के लिए कोई निमंत्रण नहीं था। यह केवल आपको खुश करने के लिए था कि आपको दोपहर के भोजन के लिए आने के लिए कहा गया था। अमीर आदमी नाराज हो गया। उसने गुस्से से पूछा, यह क्या है? क्या एक सम्मानित व्यक्ति को इस तरह से धोखा देना सही है? तुमने मुझसे झूठ बोला है। बीरबल हंसने लगे और बोले, मैंने कब कहा कि ऐसा व्यवहार सही है? लेकिन आपने इस कवि को धोखा दिया था कि कल आना, इसलिए मैंने भी आपको खुश करने के लिए ऐसा कहा। हमने सोचा कि शायद यह हमारे बीच सही व्यवहार था। सुसंस्कृत पुरुष। अमीर आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कवि को एक अच्छा इनाम दिया। 1,35,746। 20। अकबर का विवाह। सम्राट अकबर और उनकी महारानी अक्सर छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन महारानी ने झगड़ते हुए कहा, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, इसलिए जैसा मैं चाहूं वैसा करो। तुम बीरबल को उनके पद से बर्खास्त कर दो और उनके स्थान पर मेरे भाई शेरखान को नियुक्त करो। बादशाह ने महारानी को समझाने की कोशिश की कि बीरबल को उसके पद से हटाना संभव नहीं है, लेकिन महारानी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। तो अकबर ने कहा, तुम ही बीरबल से बात करो। बेगम ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे पास एक विचार है। कल हम दोनों आपस में झगड़ा करेंगे। तब तुम बीरबल से कहना, यदि महारानी ने मुझसे क्षमा नहीं मांगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दूंगी। इस प्रकार दोष आप पर नहीं जाएगा। अगले दिन योजना के अनुसार सम्राट और महारानी आपस में झगड़ने लगे। क्रोध से तमतमाया सम्राट एक अलग महल में रहने चला गया। लस्टी आई। 153, 1864, 300। 85 से 13,21,476। 200 टी प्लस 450, 100। जब बीरबल बादशाह से मिलने गए तो बादशाह ने कहा, बीरबल, महारानी को मुझसे माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारे वर्तमान पद से हटा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर बीरबल बादशाह के दरबार से बाहर आए और पहरेदार को बुलाया। उसने उसके कान में कुछ फुसफुसाया। फिर उसने महारानी से बात करना शुरू कर दिया। उसने उसे यह विचार दिया जैसे कि वह सम्राट के साथ उसके झगड़े के बारे में कुछ भी नहीं जानता था।
कुछ समय बाद बीरबल के निर्देशानुसार पहरेदार अंदर आए और उनसे कहा, महाराज कह रहे हैं कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ है। वह अब बहुत